दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तहखाना और इसको लिखा है सम्राट चक्रवर्ती ने। उस रात जब अर्जुन शिलोंग से बोंगांव जाने वाली शहर की जीप में बैठा तो 9 बज चुके थे। उसने जीप वाले से कहा, बॉस मुझको पीर मजार पे उतार देना। वो बोला, साहब वो जगह बहुत सुनसान है, थोड़ा आगे पीछे कहीं उतर जाइएगा। अरे कोई बात नहीं, मेरा दोस्त होगा वहां मुझको रिसीव करने के लिए। कहते हुए अर्जुन ने जेब से मोबाइल निकाला। अर्जुन याद शहर की एक पॉपुलर मैगजीन हलचल में क्राइम थ्रिलर कहानियां लिखता था। इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। हर रोज अखबार खोलो तो बीच के पन्नों में यही खबरें तो मिलती हैं, चोरी, डकैती, खून, खुदकुशी। उन्हीं में से कुछ एक को चुनकर एक आध मनगढ़ंत पात्र और ख्याली मिर्च मसाले के सहारे 35 साल की उम्र में ही ठीक ठाक नाम कमा लिया था उसने। अंबेडकर नगर के अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहता था अर्जुन। जब कभी उसको लिखने से बोरियत होने लगती तो बस अपना होल्डॉल उठा के निकल पड़ता। आगे पीछे उसका कोई था नहीं, तो ना कोई उसे किसी की मर्जी पूछनी पड़ती और ना ही किसी को जवाब देना होता। पिछले हफ्ते की बात है, एक टेढ़ी कहानी कई दिनों से अधूरी पड़ी थी। ठंडी चाय का एक घूंट लेकर उसने दोबारा कलम उठाया ही था कि लैंडलाइन फोन बज पड़ा। उसके दोस्त समर का फोन था। यार अर्जुन, एक जरूरी चीज दिखानी है तुझको, आज ही तू बोंगांव के लिए निकल पड़। अर्जुन बोला, अरे ऐसी क्या अर्जेंसी है, क्या बात है बता। मेरी रिसर्च से जुड़े कुछ रिजल्ट्स हैं यार, तुझको दिखाना चाहता हूँ। तू तत्काल वीआईपी कोटा जैसे भी हो टिकट करा के आ जा बस। मैं कोशिश करता हूँ, सब कुछ ठीक तो है? अर्जुन ने पूछा। तू कल निकलेगा तो परसों शाम से पहले नहीं पहुंच पाएगा। शिलोंग से जीप चलती है, बोंगांव उतर के मुझको फोन कर देना, मैं पीर मजार पे तुझको लेने आ जाऊंगा। याद रखना, पीर मजार। हाँ, ये कह के समर ने फोन काट दिया। आज भी वैसा ही था समर, दुबला पतला, आंखों पे मोटा सा चश्मा, वैसा ही अनप्रेडिक्टेबल और सनकी। याद शहर के सेंट जोसेफ्स बॉयज के हॉस्टल में दोनों 5 साल रूममेट्स रहे थे। इंटरमीडिएट के बाद अर्जुन ने आर्ट्स ले ली और समर बीएससी विद बॉटनी ऑनर्स। बीच के कई साल दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। 4 साल पहले जर्मनी की एक बड़ी दवाई बनाने की कंपनी की मोटी तनख्वाह छोड़कर अचानक हिंदुस्तान लौट आया था समर, और अब मेघालय में बोंगांव नाम के किसी अंदरूनी गांव में दवाइयों पर रिसर्च कर रहा था। तब से दोनों की फोन पे कभी कभी बातचीत होती रही थी। 2 महीने पहले समर का याद शहर आने का प्रोग्राम बना भी था, लेकिन जब जाना किसी वजह से टल गया तो समर ने हर बार की तरह यही कहा था, देख तू बोंगांव आएगा ना तो वापसी में मैं तेरे साथ याद शहर आऊंगा, प्रॉमिस। कई साल हो गए यार, मिस करता हूं अपना शहर। अर्जुन को सारी बातें याद आ रही थी। उसने अपने एडिटर को फोन लगाया, सर मैं कल 1 हफ्ते के लिए शिलोंग जा रहा हूं, इमरजेंसी है, संभाल लीजिएगा प्लीज। पीर मजार पर समर नहीं दिखा तो अर्जुन ने उसको फोन मिलाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अनरीचेबल था। घुप अंधेरा, सुई चुभोती सर्द हवा और आसपास एक जिंदा इंसान नहीं। 10 मिनट बीत गए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना आगे जा सकता था, नहीं वापस लौट सकता था। अपने मोबाइल की मंद रोशनी में इधर उधर देखने की कोशिश की। कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार पे उर्दू में कुछ लिखा था, वो पढ़ नहीं पाया। तभी पीछे तेज कदमों की आहट हुई। अर्जुन पलटा, हड़बड़ाहट में उसका मोबाइल छूट के जमीन पर जा गिरा। हाथ में लालटेन लिए एक परछाई अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। वो साया अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन को न भगवान न भूत किसी पे विश्वास नहीं था, पर उसने महसूस किया उसके माथे पे पसीने की महीन बूंदें उभर आई थीं। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी कमर पे बंधे पाउच के अंदर हाथ डालकर छोटी सी पेंसिल नाइफ को महसूस किया। थोड़ी तसल्ली मिली तो गले से आवाज भी निकली। ये सोचकर कि शायद ये यहां से निकलने का आखिरी मौका हो सकता है, उसने पुकारा, कौन है वहां?
कोई जवाब नहीं आया। परछाई अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। एक एक कदम पीछे हटते हुए अचानक लालटेन की रोशनी में अर्जुन ने लबादे में लिपटी उस औरत का चेहरा देखा। छोटा कद, झक सफेद चमड़ा और खुर्द तेज आंखें। उम्र करीब 30-32 के आसपास रही होगी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने पूछा, अर्जुन साहब? अर्जुन को हैरानी हुई, पर उसने गर्दन हाँ में हिला दी। टूटी फूटी हिंदी में वो बोली, शमा साहब कल शहर गया, जरूरी काम से, आपके लिए चिट्ठी छोड़ा। ये कहते हुए उसने अर्जुन को एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया। हल्की रोशनी में कुछ पढ़ा नहीं गया तो अर्जुन ने चिट्ठी शर्ट की जेब में रख ली। फिर जमीन पे पड़े मोबाइल को उठाते हुए कहा, कब तक लौटेगा समर? जवाब में वो बोली, मेरे पीछे पीछे आओ, और मुड़ के चलने लगी। कोई और चारा तो था नहीं। मन ही मन समर को कोसते हुए अर्जुन उस औरत के पीछे चलने लगा। जंगल के बगल से पगडंडी पकड़कर वो दोनों चल रहे थे। अंधेरे में उन आड़े टेढ़े रास्तों पर उस औरत से कदम मिलाना अर्जुन के लिए मुश्किल हो रहा था। पीछे छूट जाने के डर से उसने बातचीत शुरू की। तुम्हारा नाम क्या है? मीडिया। उसने पीछे देखे बिना ही जवाब दिया। मैं समर साहब के यहाँ काम करती हूँ। अच्छा, कितनी दूर है समर का घर यहाँ से? उसने अपने होठों पे उंगली रखते हुए धीरे से कहा, बात मत करो, रात का बात सीधा शैतान के कान में जाता है। बाकी का रास्ता खामोशी में ही गुजरा। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो एक छोटे से कॉटेज के आगे आकर रुके। मीडिया ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला। अंदर जाते हुए अर्जुन ने पूछा, इधर आसपास कोई घर, कोई बस्ती नहीं दिखी? ये सरकारी क्वार्टर, बस्ती जंगल के उस तरफ। होल्डोल एक किनारे रखकर अर्जुन सामने पड़े सोफे पे जा धंसा। तो खाने पीने का, घर का सारा सामान? उसने पूछा। वो मैं ले आऊंगी साहब, अभी बहुत रात हो गया, आप खाना खा के सो जाओ। मीडिया ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। अर्जुन कपड़े बदल कर आया तो मेज पर खाना लगा हुआ था और मीडिया जा चुकी थी। सफर की थकान तो थी ही। खाना खाकर अर्जुन बिस्तर में समा गया। रजाई के अंदर जाते ही जैसे मांसपेशियों से तनाव गायब होने लगा। फिर भी एक ख्याल उसको परेशान कर रहा था। कुछ तो अजीब सा था मीडिया में। सोचते सोचते कब उसकी आंखों में नींद घिर आई, उसको पता ही नहीं चला। अगली सुबह खिड़की से आती एक कतरा रोशनी ने रास्ता बदलकर अर्जुन की आंखें खोली। फिर सरक कर बगल की दीवार पर चढ़ गई। ब्रश करते हुए अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने समर की चिट्ठी बिना पढ़े ही शर्ट की जेब में रख दी थी। बेडरूम के दरवाजे के पीछे लगे हैंगर पे उसने अपनी शर्ट और जीन्स टांगी थी। जीन्स तो अब भी वहीं थी, पर शर्ट नदारद थी। उसने पूरे कमरे में ढूंढा, पर वो शर्ट नहीं मिली। तभी उसे प्रेशर कुकर की सीटी सुनाई दी। वो किचन की तरफ बढ़ा। अचानक कुछ सुनकर उसके कदम ठिठक गए। अर्जुन ने सुना किचन के अंदर मीडिया दबी आवाज में किसी से कुछ कह रही थी। किचन के बाहर खड़ा अर्जुन सुन रहा था। एक आवाज तो मीडिया की थी, दूसरी शायद किसी बच्चे के फुसफुसाने की। जैसे ही अर्जुन किचन में घुसा, मीडिया झटके से उसकी ओर मुड़ी। किचन में कोई और नहीं था। मीडिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन ने कहा, तुम किससे बात कर रही थी? मीडिया सकपका गई, बोली, क्या साहब? और तभी अर्जुन को पिछली रात के सवाल का जवाब मिल गया। मीडिया कभी आंख मिलाकर बात नहीं करती। अचानक मीडिया के पीछे कुछ हिलता हुआ देखकर अर्जुन का ध्यान उस तरफ गया। सिलेंडर के पास वाले कबर्ड में कोई छुपा बैठा था। अर्जुन को सिर्फ उसका हाथ दिखा। मीडिया ने कहा, मेरी बेटी है साहब, रिंजी, डरती है, बाप नहीं है ना इसका, इसलिए मेरे साथ ही रखती हूँ, मेरा सब कुछ है। फिर उसकी ओर मुड़ के बोली, ए रिंजी, साहब अच्छा है, टॉफी देगा, बाहर आ। रिंजी बाहर नहीं आई। मीडिया बोली, साहब रिंजी डरती है, आप जाइए, मैं चाय लाती हूँ। अर्जुन ने पूछा, मेरी शर्ट कहाँ है?
वो तो धो दिया साहब, गंदा था। मीडिया चाय छानते हुए बोली। और उसकी जेब में जो चिट्ठी थी वो भी धो गया साहब, उधर टेबल पे रखा है, देखो ना साहब। बिना पूछे उसकी कमीज धो देना अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ बोला नहीं। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी चिट्ठी उठा ली। सिकुड़े हुए कागज पे लिखाई धुल चुकी थी। कुछ धुंधले अक्षरों से वो बस जरूरी काम और 4 दिन के लिए शहर समझ पाया। मीडिया टेबल पर चाय और टोस्ट रख के लौट रही थी। अर्जुन को समर की इस लापरवाही पे गुस्सा आ गया। बताओ, मुझको इतनी अर्जेंटली यहां बुलाकर खुद गायब हो गया, ये कोई तरीका है? उसने अपनी चिढ़ मीडिया पे निकाली। अरे चाय में चीनी नहीं डलती क्या? बाहर जाने का मन था उसका, पर जाने का बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसने फिर समर का नंबर डायल किया। अब भी अनरीचेबल आ रहा था। समर को जुलाई अगस्त में याद शहर से नफरत हो जाती थी। अर्जुन को सब याद आ रहा था। कैसे बारिश के मौसम में डिप्रेशन में चला जाता था समर। अक्सर कोई न कोई बहाना करके क्लास बंक कर देता। अर्जुन भी कभी कभी जिद में आकर उसको बाहर घसीट लाता। एक बार तो इसी बात पे हाथापाई कर ली थी दोनों ने। हफ्ते भर एक कमरे में रहते हुए भी बातचीत बंद थी। लड़के उनको मियां बीवी कहने लगे थे। और अब याद शहर से कितना दूर समर ने, बारिश से नफरत करने वाले समर ने खुद के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहां साल भर बारिश होती है। खैर, कुछ खास करने को तो था नहीं अर्जुन के पास। बैग से कागजों का दस्ता और कलम निकालकर वो लिखने बैठ गया। कई दिनों से जो कहानी अटकी हुई थी आज चल पड़ी। शहर के शोर शराबे से दूर इस वीराने ने अर्जुन की लिखाई को एक नई तरावट दे दी थी। सब कुछ भूलकर वो शाम तक लिखता रहा। कई बार की कोशिशों में जो नहीं हुआ था, शायद इस बार हो जाए, शायद कहानी पूरी हो जाए। अंधेरा घिराया था। सिर्फ आवाज से पता लगता था कि अब भी झिर झिर बारिश हो रही थी। लिखते लिखते अर्जुन ने पानी की बोतल उठाने के लिए बगल वाली बेडसाइड टेबल की ओर हाथ बढ़ाया। बदले में उसके हाथ ने किसी ठंडी मेटालिक चीज को छुआ। किसी ने उसको पानी का ग्लास पकड़ाया था। वो चौंक के खड़ा हो गया। उसके हाथ की टक्कर से टेबल पर रखी किताबें जमीन पे आ गिरी। टेबल लैंप की रोशनी में अर्जुन ने देखा उसकी कुर्सी से सटकर मीडिया खड़ी थी। कब से खड़ी हो तुम यहां? अर्जुन ने पूछा। मैं अब घर जाऊंगी साहब, खाना किचन में, कल आऊंगी। वो मुड़ के जाने लगी। कहां रहती हो तुम? जंगल के उस तरफ साहब, बस्ती में, कह के वो निकल गई। अर्जुन दरवाजा बंद करने उसके पीछे पीछे आया। धुंधलके में उसको दिखा मीडिया बारिश में भीगते हुए एक बोरे को घसीट कर ले जा रही थी। क्या है उसमें? अर्जुन ने आवाज लगाई। अंधेरे में से जवाब आया, चूल्हा जलाने का लकड़ी है साहब, तुम अंदर जाओ, बारिश हो रहा है। अर्जुन कमरे में वापस आया तो जमीन पर पड़ी किताबों के बीच एक डायरी मिली। उसमें से एक तस्वीर झांक रही थी, मीडिया की तस्वीर। समर की डायरी में मिली तस्वीर में मीडिया के साथ 8-10 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। अर्जुन को लगा शायद मीडिया की बेटी रिंजी होगी, पर एक सवाल उसको परेशान कर रहा था। समर की पर्सनल डायरी में मीडिया और उसकी बेटी की तस्वीर क्यों है? खाना खाकर अर्जुन समर की डायरी लेके बैठ गया। पन्ना दर पन्ना जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खुलने लगा। पता चला स्टोर रूम के बगल से एक सीढ़ी नीचे को जाती है। इस कॉटेज के नीचे एक तहखाना है जिसको समर अपनी लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करता है। जड़ी बूटियों पर शोध करते हुए यहाँ के जंगलों में उसको एक पौधा मिला जिसमें कुछ ऐसे कमाल के प्राकृतिक गुण थे जिन्होंने समर का ध्यान खींचा। 3 साल तक चली रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद समर अब एक ऐतिहासिक खोज की कगार पे था। ऐसी खोज जिससे मेडिकल साइंस के कई क्षेत्रों में अहम बदलाव आ सकता था। और इस रिसर्च में उसकी मदद करती थी मीडिया। दरअसल मीडिया को देसी जड़ी बूटियों की अच्छी समझ थी और वो थोड़ा पढ़ी लिखी भी थी।
अर्जुन जैसे डायरी में लिखी समर की जिंदगी जी रहा था। कैसे समर दिन रात लैब में लगा रहता, कई कई बार एक्सपेरिमेंट्स नाकाम हो जाते, उसको खींच होती, मन करता सब कुछ छोड़कर चला जाए। फिर अगले दिन एक नए जोश के साथ लग जाता। इधर मीडिया एक तरफ रिसर्च में उसका हाथ बटाती, दूसरी ओर उसके खाने पीने और घर का भी ध्यान रखती। फिर एक दिन समर को ऊपर से नोटिस आया। इस प्रोजेक्ट से हटाकर उसको छत्तीसगढ़ ट्रांसफर किया जा रहा था। दरअसल कई सालों तक उसके रिसर्च का कोई नतीजा निकला नहीं था। समर ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 4 महीने का वक्त दिया गया उसको। तब तक अगर उसने कुछ पुख्ता कर दिया तो ठीक, वरना ट्रांसफर तो होगा ही, उसकी रिसर्च फंडिंग भी रोक दी जाएगी, ऐसा हुक्म हुआ था। यहां तक पढ़कर अर्जुन कुर्सी छोड़कर बिस्तर पर जा बैठा। रात के 11 बजे थे, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। डायरी पढ़ते हुए उसने गौर किया कि समर कई दिन में एक ही बार डायरी लिखता था। शायद कुछ जरूरी चीज दर्ज करनी होती होगी। तब अर्जुन ने रीडिंग लैम्प को जलाया, दीवार से टेक लगाई और आगे पढ़ने लगा। समर ने अपनी जिंदगी उस दवाई की खोज में झोंक दी थी। दवाई से अब उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलने लगे थे। समर कई जानवरों पर उनका असर भी देख चुका था। अब बस उसको किसी तरह अपनी खोज की अहमियत दुनिया के सामने रखनी थी, जल्द से जल्द। इसके बाद के कुछ पन्ने खाली थे। शायद वक्त न मिला हो, सोचा होगा कि बाद में लिख दूंगा, अर्जुन ने जैसे खुद को समझाया। पर आगे एक पन्ने पर 2-3 और लाइनें लिखी थी। लैब में जो भी हुआ, जरूर उसकी वजह से मीडिया आजकल अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो कभी मुझको माफ नहीं कर पाएगी। मुझको डर लग रहा है। कुछ दिनों में अर्जुन को सब कुछ बताकर, लैब की चाबी उसको सौंपकर मैं यहां से चला जाऊंगा। अब इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लायक नहीं रह गया हूं मैं। बस एक दिन पहले की गई इस एंट्री के बाद पूरी डायरी खाली थी। अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। ये डायरी एंट्री तो कल की है, जबकि मीडिया ने तो कहा था कि समर परसों शहर गया है। अर्जुन ने बिस्तर से उतरकर कमरे की बत्ती जलाई ही थी कि उसकी जान हलक में अटक गई। बंद खिड़की की दरारों में से एक जोड़ी आंखें एक टक उसको देख रही थी। वो सुन रह गया। थोड़ी देर बाद उसके गले से आवाज निकली, मीडिया, तुम इतनी रात को यहां? अर्जुन को अपने दिल की एक एक धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बाहर अंधेरे में ठीक से दिखता नहीं था, पर उस सफेद चेहरे और उन खुर्द आंखों को पहचानने में वो गलती नहीं कर सकता था। मीडिया धीरे धीरे खिड़की के पल्ले पे दस्तक दे रही थी। दबी हुई सी आवाज आई, दरवाजा खोलो साहब, रिंजी का डॉल छूट गया, रिंजी रोती है, देखो। उसने झुककर रिंजी को गोद में उठा लिया। अर्जुन को उसके रोने की आवाज सुनाई दी। एक बार फिर मीडिया बोली, दरवाजा खोलो साहब। वो घूमकर दरवाजे की तरफ आने लगी। पेंसिल नाइफ को पंजे में छुपाए अर्जुन भी उस ओर बढ़ रहा था। दरवाजा खुलते ही मीडिया अंदर आई और बिल्कुल आराम से बोली, आपने खाना खा लिया ना साहब? वो बोला, नहीं। रिंजी कहाँ है? बाहर बैठी है साहब, उसका डॉल किचन में, मैं लेके चली जाऊंगी। अर्जुन जितना हो सके नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है कह के वो कमरे की ओर चला गया। थोड़ी देर में मीडिया कप प्लेट लेके अंदर आई। साहब ठंडी बहुत है, चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। अर्जुन ने देखा, उसकी नजर डायरी पे थी। उसने कहा, सुनो समर तो कब आएगा पता नहीं, मैं कल सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। मीडिया बोली, नहीं साहब, समर साहब कल दोपहर तक आ जाएगा, तुम मिल के जाना, वो बोला था तुमसे जरूरी काम है। दरवाजे तक पहुंच के वो पलटी, फिर बोली, साहब रात बहुत हो गया, मैं और रिंजी हॉल में सो जाता है, तुम्हारे घर वाले परेशान तो नहीं होंगे? अर्जुन ने कहा, मेरा रिंजी को छोड़ के कोई नहीं है साहब। मीडिया का गला थोड़ा कांप गया था शायद।
उसके जाते ही अर्जुन ने पूरी चाय बेसिन में उड़ेल दी। सफेद टाइल्स पर गुलाबी बारीक दाने उभर आए। उसने मीडिया को चाय में कुछ मिलाते देख लिया था। आधी रात को दबे पांव कोई अर्जुन के कमरे में घुसा। वो सो रहा था। उसके सिरहाने से समर की डायरी उठाकर कमरे से बाहर जाते हुए उस इंसान के कदम रुक गए और हल्की सी चीख सुनाई दी। अर्जुन की पेंसिल नाइफ की तेज धार ने घुसपैठिए की पीठ पर एक खरोंच कर दी थी। अंधेरे में अर्जुन की आवाज गूंजी, अब भागने का कोई फायदा नहीं है मीडिया। लेकिन तभी अर्जुन को अपनी छाती पे एक तेज दर्द का एहसास हुआ। वो गिर पड़ा और इससे पहले कि मीडिया डायरी लेकर निकल पाती, अर्जुन ने बत्ती जला दी। मीडिया हाँफ रही थी। उसने इशारे से अर्जुन को चुप रहने को कहा। बाहर सो रही रिंजी कहीं जाग न जाए। अर्जुन ने डायरी लेने को हाथ बढ़ाया तो उसने उंगलियों के बीच छुपा जंगली कांटा अर्जुन की हथेली पर चुभो दिया। अर्जुन का बायां पंजा सुन्न पड़ने लगा। उसने एक झटके से मीडिया को खींचकर जमीन पे गिरा दिया और खुद बाहर आकर दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मीडिया दरवाजा पीटती रही, चीखती रही। अपनी बाईं हथेली को चाकू की नोक से घिसते हुए अर्जुन स्टोर के बगल से होकर तड़ तड़ सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही किसी तरह दीवारों को टटोलकर उसने बत्ती जलाई। सामने एक बिखरी हुई सी छोटी सी लेबोरेटरी दिखी उसे। अलग अलग केमिकल्स, पेड़ पौधों के नमूनों के बीच उसको कुछ रिसर्च की रिपोर्ट्स मिली। ऐसा ही एक लाल रंग का पैड पलटते पलटते अर्जुन की आंखें फैल गईं। समर ने जेराटिन नाम की एक ऐसी दवाई लगभग बना ली थी जिसके इस्तेमाल से आदमी की त्वचा बाहर के तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। मतलब जेराटिन की एक वैक्सीन से इंसान बेहद गर्मी या ठंडक की स्थिति में भी जिंदा रह सकता था। अपनी रिसर्च के आखिरी पायदान पर कई कामयाब टेस्ट्स के बाद उसको पहली बार जेराटिन को किसी इंसान पे आजमाना था और समर ने वो इंसान ढूंढ लिया था। अर्जुन तहखाने में बनी लैब का कोना कोना छान चुका था। वो लौटने लगा। तभी उसको सीढ़ियों के बगल में एक दरवाजा दिखा। धक्का देते ही वो आवाज करके खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी। उस छोटे से खाली कमरे के कोने में कुर्सी पर एक वजनदार आदमी बैठा था। उसने अपने हाथ और सर सामने मेज पर टिकाए हुए थे, जैसे कुछ सोच रहा हो। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन? कोई जवाब नहीं आया। उस ओर बढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे थे। मेज के पास पहुंचकर उसने देखा उस आदमी की आंखें खुली हुई थी और होठों के कोनों से निकलता झाग सूख चुका था। सामने मोटे चश्मे के बगल में रखे कॉफी मग पे लिखा था फ्रेंड्स फॉरएवर। अर्जुन का समर को दिया गया बरसों पुराना जन्मदिन का तोहफा। मौत के 32 घंटे के अंदर बुरी तरह फूल चुकी थी समर की लाश। अर्जुन बदहवास सा सीढ़ियों की ओर भागा। उस लाल पैड में लिखी एक लाइन उसके दिमाग में हथौड़े बजा रही थी। 1 हफ्ते पहले की डेट पे दर्ज था, कल दवाई का एक डोज मैं खुद पर या रंजी पर आजमाने वाला हूं। अगर कोई भगवान है तो मुझको उम्मीद है कि वो मेरे साथ रहेगा। ऊपर आकर अर्जुन एक पल को ठिठक गया। वो हाँफ रहा था। सामने दरवाजे की ओर पीठ करके रंजी बैठी थी। अर्जुन की जान में जान आई। उसने आगे बढ़कर रिंजी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि बदहवासी में झटके में जमीन पर गिर पड़ा। वो चीख भी नहीं पाया। बर्फ से भी ठंडा रिंजी का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। रिंजी को मरे आज 1 हफ्ता हो गया था। अर्जुन कुछ देर तक बदहाल सा वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे टूटी बिखरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। समर ने मीडिया से छुप के जेराटिन की एक डोज रिंजी के बदन में इंजेक्ट की थी। उसके शरीर का तापमान तेजी से गिरकर बर्फ जितना हो गया था।
मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण रिंजी की वहीं मौत हो गई थी। समर ने इसको एक एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की थी, पर मीडिया ने अपनी बच्ची की लाश को दफनाने नहीं दिया था और जेरेटिन के असर ने लाश को सड़ने नहीं दिया था। उस हादसे ने मीडिया का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया। वो हमेशा उस मुर्दे को अपने साथ रखती। मीडिया अपनी बच्ची से बात करती, उसकी आवाज में खुद फुसफुसाती, बच्चे की तरह रोती। उसका कोई और जो नहीं था इस दुनिया में। थोड़ी देर बाद उठकर अर्जुन ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। फिर अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर झांककर उसने देखा मीडिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। दरवाजा पीट पीट कर उसके हाथ छिल गए थे, नाखूनों से खून रिस रहा था। अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पुलिस वैन का सायरन सुनकर मीडिया को होश आया। वो बाहर की तरफ दौड़ी। रात ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। भोर की अधपकी रोशनी में उसने देखा एक पुलिस वाला अर्जुन को हथकड़ी पहना रहा था और कुछ आगे दो लोग स्ट्रेचर में रिंजी को, उसकी बच्ची को उठाकर एम्बुलेंस में डाल रहे थे। मीडिया जैसे पागल हो गई। वो वैन की तरफ भागी। दो महिला कांस्टेबल्स ने उसको किसी तरह रोका। मीडिया चीख रही थी, कहां ले जा रहा है? उसका क्या गलती? अरे मैंने मारा था सांप को, वो मेरा बच्ची को जहर दिया, मैंने मारा उसको। रिंजी को छोड़ दो, वो मेरे बिना रोएगी, मैं बोल देती हूं। 2 दिन बीत गए। उस शाम अर्जुन पीर मजार के पास खड़ा था। मीडिया के स्टेटमेंट, डायरी और रिसर्च की रिपोर्ट से सारी बात साफ हो चुकी थी। अर्जुन को छोड़ दिया गया था। उसको दूर से शिलोंग से आने वाली भाड़े की जीप दिखाई दी। उसने हाथ हिलाया। घर लौटने का, याद शहर लौटने का वक्त आ गया था। समर ने याद शहर साथ लौटने का अपना वादा इस बार भी पूरा नहीं किया था और इस बार भी अर्जुन की कहानी अधूरी रह गई थी।